हेलो फ्रेंड्स। सो गाइज चलो स्टार्ट करते हैं एकदम नया फ्रेश टॉपिक दोस्तों, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब इसका यूज आपको बहुत ही वास्ट होता है, खुद तो ये टॉपिक है ही, ठीक है, जो क्लास 11th में आपको, लेकिन 12th में भी आपको जो प्रोबेबिलिटी टॉपिक आप पढ़ोगे उसमें आपको इसका भर भर के यूज होगा। इनफैक्ट 11th में भी जो आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे उसमें भी इसका यूज होगा। तो इसलिए इसको हल्के में ना लो, इसको बहुत अच्छे से पढ़ो दोस्तों। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मतलब क्या है? टूल, ये प्रोबेबिलिटी के टूल माने जाते हैं। तो गाइस देखते हैं होता क्या परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये यूज होता है टू फाइंड डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ वेज। नंबर ऑफ वेज काउंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज होता है। अब आप सोचोगे सर नंबर ऑफ वेज काउंट करना है, कैलकुलेट करना है, बट किस चीज का? तो दोस्तों जब भी आपको कई सारे ऑब्जेक्ट दिए और क्वेश्चन आपको पूछे कि बताओ कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट आप इनकी कर सकते हो, या आपकी आपको कई सारे ऑब्जेक्ट दिए और आपको क्वेश्चन पूछे कितने पॉसिबल सिलेक्शन आप इनमें से कर सकते हो, तो गाइज इसको बोला जाता है नंबर ऑफ वेज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्शन। मतलब मैंने आपको 10 शर्ट दे दी और आपको बोला बताओ इसमें से मुझे 2 शर्ट सिलेक्ट करना है, तो कितने पॉसिबल है? 10 शर्ट है अलग अलग कलर के, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, और दो ही कोई तो शर्ट शर्ट मुझे सिलेक्ट करना है, तो कितने अलग अलग पॉसिबल वेज है जिसमें मैं 2 शर्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो गाइज जब भी क्वेश्चन आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट देकर उनके अंदर भीतर सिलेक्शन की बात करेगा, उन्हीं ऑब्जेक्ट में से कुछ सिलेक्ट करने की बात करेगा, तो आपके दिमाग में बस एक टूल आना चाहिए जिसका नाम है कॉम्बिनेशन। समझ रहे हो? मल्टीपल ऑब्जेक्ट देके जब आपको उसमें से कुछ चीजें सिलेक्ट करनी है, आपको दे दिया टोटल ऑब्जेक्ट और उसमें से कुछ चीजें सिलेक्ट करनी, तो आपके जहन में, आपके दिमाग में एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है कॉम्बिनेशन। एंड वही आपको ऑब्जेक्ट दे दिए हैं, मान लो अल्फाबेटिकल लेटर्स दे दिए ABCDEFG, और आपको ये 7 लेटर देकर बोल दिया कि कितने अलग अलग तरीके से आप इसको अरेंज करते हो और नए नए वर्ड बना सकते हो। मतलब लेटर्स को अरेंज करो, नए नए वर्ड बनाओ, डिजिट को अरेंज करो, नए नए नंबर बनाओ। यानी जब भी आपको ऑब्जेक्ट देकर वो बोलेगा कि या 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं, उनको अलग अलग किस तरह से आप रो वाइज अरेंज कर सकते हो, ठीक है, सो दैट आप अलग अलग फोटोज क्लिक कर सके। वो आपके स्टूडियो में आए हैं 2 लड़के 2 लड़कियां, ठीक है, तो आपको अलग अलग तरीके से उनको अरेंज करते हुए फोटो लेना है रो वाइज, है ना। कभी दोनों लड़के कॉर्नर कॉर्नर में यानी एंड पे, 2 लड़कियां बीच में, कभी उल्टा दोनों लड़कियां कॉर्नर पे 2 लड़के बीच में, कभी कभार एक लड़की लड़का लड़की लड़का, या लड़का लड़की लड़का लड़की, मतलब कितने अलग अलग अरेंजमेंट आप कर सकते हो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपके दिमाग में, जहन में जो कंसेप्ट आएगा वो रहेगा परम्यूटेशन। सो गाइज combination is all about selection among the objects and permutation is all about arrangement of objects। तो बहुत से स्टूडेंट बोलते सर हमें नंबर ऑफ वेज निकालने बोला था एग्जाम में, हम निकाल कर तो आए लेकिन समझा नहीं, हमने परम्यूटेशन करना था कॉम्बिनेशन, हम कुछ तो अलग ही करके, तो नंबर ऑफ वेज निकालना था उतना उनको समझ गया। नंबर ऑफ वेज बोला है मतलब ये परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होगा, ये भी उनको समझ गया, बट उनको ये नहीं समझा कि यहाँ पर्टिकुलरली उस क्वेश्चन के लिए परम्यूटेशन यूज करना जरूरी था या कॉम्बिनेशन। एंड दोस्तों ये चीज के लिए मैंने आपको शुरुआत ही वैसे की है कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस टॉपिक का स्टार्टिंग में मैंने आपको दूर कर दिया। जब भी क्वेश्चन पढ़ के आपको लगे कि यहाँ ऑब्जेक्ट के बीच में अरेंजमेंट करना है, तो थिंक अबाउट परम्यूटेशन। जब भी आपको क्वेश्चन पढ़ के लगे यहाँ ऑब्जेक्ट के बीच में सिलेक्शन करना है, थिंक अबाउट कॉम्बिनेशन। दोनों वास्ट दुनिया है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं परम्यूटेशन, ठीक है। परम्यूटेशन मतलब क्या? टू फाइंड डिफरेंट नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। अब देखो परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी शुरू करने से पहले मैं आपको इस पूरे फैमिली का एक थंब रूल बता देता हूँ। ये थंब रूल सिर्फ परम्यूटेशन का नहीं है, सिर्फ कॉम्बिनेशन का नहीं है, इनफैक्ट मैंने कहा पूरे फैमिली का, मतलब परम्यूटेशन भी, कॉम्बिनेशन भी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी, कि आगे चल के जब भी ऑब्जेक्ट के बीच में आपको और वाली सिचुएशन है या 2 सिचुएशन है, एक तो ये हो सकता है और वो हो सकता है, आपको नंबर ऑफ वेज निकालना है, और नंबर ऑफ वेज निकालते समय आपको पता चला कि एक तो ये हो सकता है और वो हो सकता है। तो जब भी आपको दिखे कि यहाँ सिचुएशन के बीच में और की डिमांड आ रही है, तो गाइज आप हमेशा एडिशन यूज करोगे, हमेशा एडिशन। और जब भी आपको दिखे कि यहाँ सिचुएशन के बीच में एंड की डिमांड हो रही है, तो आप हमेशा मल्टीप्लीकेशन यूज करोगे। क्या यूज करोगे? ये थंब रूल दिमाग में याद रखो दोस्तों। एंड और आर के मैथमेटिकल इंग्लिश में मीनिंग तो बच्चा बच्चा जानता है एंड और का, लेकिन इनको मैथमेटिकल मीनिंग भी दे दिया इस पर्टिकुलर टॉपिक में।
और यानी ऑलवेज एडिशन, एंड यानी ऑलवेज मल्टीप्लीकेशन। ऑब्जेक्ट के बीच में आपको और दिख रहा है, मल्टीपल सिचुएशन के बीच में और दिख रहा है तो एडिशन, आपको एंड दिख रहा है तो मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। तो अगर आपको बोला है कि यार मुझे एक जगह से, सपोज ये मेरा घर है, ये आपकी क्लास है सर, मुझे अपने घर से आपके क्लास पे आना है, जाकर वापस घर पे आना है। अपने घर से आपकी क्लास पे जाकर वापस आना है। जाने के लिए मेरे पास 3 वेज है, मतलब 3 रास्ते जाने के लिए, बट आने के लिए मेरे पास 4 वेज है। मतलब एक वे जो है ना वो 1 वे है, वो आता है, जाता नहीं, बराबर। बाकी जो 3 रास्ते हैं वो 2 वे है, रूट 1, रूट 2, रूट 3 और ये रूट 4। तो जाने के लिए सिर्फ 3 रास्ते हैं, क्योंकि ये रूट पे हम जा नहीं सकते, ये 1 वे है। बाकी तो जाने के लिए 3 और आने के लिए 4, आने के लिए तो चारों ओपन है ना। तो मेरा क्वेश्चन है कितने अलग अलग तरीकों से मैं जाकर आ सकता हूँ। मैं जाकर आ सकता हूँ मतलब क्या, आई वॉन्ट टू गो एंड कम बैक। मतलब मुझे क्या करना है, जाना है एंड आना है। मतलब हो सकता है मेरी क्लास में बस एक नोटबुक रह गई है, बस वो जाना है, नोटबुक लेकर वापस आना, या फीस देना था अर्जेंट सर को, तो मैं गया फीस दिया और तुरंत आया। तो जाकर आना है, तो कितने अलग अलग वे से वो बंदा आ सकता है, अलग अलग वे, जिसमें एक वे भी रिपीट नहीं होगा। तो कितने अलग अलग वे हैं। देखो मैंने भी कहा, जब भी एंड की सिचुएशन आती है, आप पॉसिबल आंसर्स के बीच में हमेशा क्या करते हो, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पॉसिबल आंसर्स क्या है, मुझे जाना है, तो जाने के तरीके कितने, 3। एक तो रूट 1 से जा सकते हो, रूट 2 से या रूट 3 से। एंड यानी मल्टीप्लीकेशन, आना है वापिस, तो आने के वेज कितने हैं, 4। सो 3 इंटू 4, 12 पॉसिबल वेज है। कैसे निकाला हमने, क्या हमें एक एक रूट निकालने की जरूरत पड़ी, जाने का R1 आने का R1, या जाने का R1 आने का R2, ऐसे अलग अलग हमने निकालने की हिम्मत की या जरूरत भी महसूस की, नहीं। सिंपल वे, हमें पता है मुझे जाना है और आना है, यानी आई वांट टू गो एंड कम बैक। सो गो के 3 वेज एंड कम बैक के 4 वेज, 3 इंटू 4 12। सर हम कैसे मान लेंगे, 12 ही लगेगा। देख लो भाई, तसल्ली कर लो, मुझे बताओ आप कैसे मानोगे। तो आप अलग अलग वे फाइंड कर ही लो, 12 तो है, 12 वेज ही है ना, तो ढूंढ ही लेते हैं हम। चलो, जाने का R1, बराबर। जाते समय तो आप R4 यूज नहीं कर सकते, इतना पक्का। तो एक तो ऐसा हो सकता है, मैं R1 से गया, R1 से आया, R1 से गया, R2 से आया, R1 से गया, R3 से आया, R1 से गया, R4 से आया। R4 से तो आ तो सकता हूँ ना मैं, आ तो चारों से सकता हूँ। तो वही क्या, मैंने जाने का रास्ता फिक्स रख दिया R1, और आने के ये चारों रास्ते अलग अलग। मुझे बताओ, चारों अपने आप में अलग वे हुआ, R1 अलग वे हुआ, गया R1 आया R1, R1 से जाके R2 से आया, R1 से जाके R3 से, R1 से जाके R4 से, चारों अलग। एक ऐसा भी तो पॉसिबल है, R2 से जाऊंगा, R1 से आऊंगा, R2 से जाऊंगा, R2 से आऊंगा वापिस उसी रोड से, या R3 से आऊंगा, या R2 से जाकर R4 से आऊंगा। मतलब इस बार R2 से गया, आते समय चारों अलग अलग वे ट्राई कर लिए। नो, R3 से गया, R1 से आया, R3, R2, R3, R3, R3 एंड R4। R3 से जाके चालो अलग अलग रूट से आया, मतलब ये कितने वे से, 4। मुझे बताओ कि R4 से जा सकता हूँ, नहीं भाई, पुलिस खड़ा है, गलती से भी वो गलती मत करना, यहाँ पुलिस खड़ा है, क्योंकि ये 1 वे है। तो R4 से जा तो सकता ही नहीं हूँ। मतलब कितने पॉसिबल वेज हुए, 1 2 3 4, ये भी 4 और ये भी 4। बताओ टोटल कितने वेज हुए पॉसिबल, 12। ये तो हमने बिना इतना कुछ किए, बिना इतना दिमाग लगाए, जस्ट एक रूल कि जब भी सिचुएशन के बीच में एंड की डिमांड आती है, तो वी नीड टू डू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल वेज। तो इंडिविजुअल वे यानी जाने का वेज 3, आने का वेज 4, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन, बाहर, फिनिश। ठीक है। और का देख लो, सपोज इस बार मेरी क्लास है यहाँ पे, वो खत्म हो गई है, और एक स्टूडेंट को अपने घर जाना है, बस इस बार बस जाना है उसको, जाना है। और जाने के लिए वो बहुत दूर घर है उसका, एक तो वो ऑटो से जाता है, तो बस से जाता है। ठीक है। जब वो बाहर गया तो ऑटो स्टैंड पे 4 ऑटो थी, ठीक है, और 3 बसेस थी जो उसके घर तक जाती है। तो कितने अलग अलग वे से वो अपने घर पे जा सकता है, बस मेरा ये क्वेश्चन। इस बार जाकर आना नहीं, कितने अलग अलग वे से अपने घर पे वो जा सकता है। जाता तो वो ऑटो या बस से ही, और किसी से नहीं, कोई फ्रेंड से लिफ्ट नहीं, कोई वॉकिंग नहीं, दूर है। हमेशा सालों से वो एक तो बस से जाता है या ऑटो से जाता है। जब बाहर गया तो उसके घर पे जाने वाली 4 ऑटो वहां खड़ी थी, और उसके घर की तरफ से जाने वाली 3 बसेस थी। तो कितने अलग अलग वे से वो जा सकता है, 7। एक तो सिंपल है ना, एक तो वो A1 ऑटो से जाएगा, A1 ऑटो वाले भैया को बोलेगा, भैया चल, या A2 या A3 या A4, या फिर वो B1 बस की टिकट कट कर लेगा,
या B2 या ऐसा तो नहीं ना कि अजय देवगन स्टाइल पे एक पैर एक मोटरसाइकिल पे, दूसरे पैर दूसरे मोटरसाइकिल पे, एक पैर एक ऑटो पे, दूसरे पैर एक ऑटो पे। चलो ऑटो तो भी ठीक है, बस का सोचो अगर रखेगा तो कैसा होगा, कैसी पोजीशन हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो ऐसा तो जाएगा नहीं, एक तो पूरा की पूरा एक ऑटो से जाएगा किसी भी, या पूरा की पूरा एक बस से जाएगा। तो टोटल कितने वेज है? 7। ये लॉजिकल। अब और के लैंग्वेज से अगर मैं बात करूं कि उसको अपने घर जाना है, उसको अपने घर जाना है और जाने का तरीका, जाने का मीडियम है एक तो ऑटो और बस। और ही बोलोगे ना, जैसे मैंने कहा एक पैर ऑटो पे एक पैर बस पे, ऐसा तो जाएगा, एक तो पूरा की पूरा ऑटो से जाएगा या पूरा की पूरा बस से जाएगा। ऑटो के 4 वे, ऑटो से जाने के कितने वेज है उसके पास? 4, 4 ऑटो खड़ी उसके पास। और बस से अगर गया तो कितने वेज है उसके पास? 3। और मैंने भी कहा और मतलब क्या होता है? प्लस होता है। देखो 7 आंसर आया, 4 + 3 क्या 7 आंसर आया। और वही लॉजिकली भी हम निकाल चुके हैं, एक तो A1 से जाएगा या A2 या A3 या A4 या B1 B1 B2 B3। तो मतलब दोस्तों बैक ऑफ द माइंड आपको ये पता ही होता है कि और आया तो हम हमेशा एडिशन करते हैं उन सिचुएशन के वैल्यूज की, और एंड आया तो मल्टीप्लिकेशन। बस मैंने आपको ये एक प्रूफ करके दिखा दिया। मतलब बिफोर स्टार्टिंग परम्यूटेशन, मैंने परम्यूटेशन हेडिंग तो दे दी, लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले थंब रूल आपको बताना जरूरी था, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, सो गाइस अब स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन की असली। और मैं बोल ही चुका हूँ, परम्यूटेशन इज ऑल अबाउट व्हाट? फाइंडिंग डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। मतलब मान लो मेरे पास 3 दोस्त हैं, महेश, सुरेश, रमेश। इन्होंने कहा सर हम आपके स्टूडियो में आए, मेरा एक छोटा सा फोटो स्टूडियो मान लो। तो मैंने कहा कि सर हम कल अपने अपने रास्ते जाने वाले हैं, मैं अपने रास्ते में बिछड़ने वाले हैं, तो आज हमें फोटोज क्लिक करना है सर, इसलिए आपके स्टूडियो में आए, हमको फोटोज क्लिक कर दो। हमें रो वाइज खड़ा करो अलग अलग वे से, और जितने हो सके फोटोज दो सर, उतनी यादें हमारे पास रहेगी। तो कितने अलग अलग तरीकों से मैं उनको खड़ा करके फोटोज ले सकता हूँ रो वाइज। कोई अलग पोजीशन ट्राई नहीं करना है, बस रो वाइज लेना है। ठीक है, तो एक तो ये पॉसिबल वे है, या फिर महेश, रमेश अभी जैसे खड़े, एक तो मैं बोलूंगा वैसे ही खड़े रहो स्टैचू, और एक फोटो ले लूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, महेश को एज इट इज रखूंगा, रमेश और सुरेश को बदल दूंगा, ये एक दूसरे वाले हो गए। फिर रमेश को बोलूंगा तू इधर आ जा, महेश और सुरेश यहाँ पे, फिर रमेश सुरेश महेश, ये और 2 अलग वेज हो गए। फिर मैं बोलूंगा सुरेश कम हियर, सुरेश यहाँ पे, रमेश महेश, सुरेश यहाँ पे, महेश रमेश, ये और। मुझे बताओ दोस्तों, ये 6 पॉसिबल वेज मैंने आपको दिखाए हैं, उससे उसमें एक भी वे आपको रिपीट दिख रहा है? एक भी वे नहीं, मतलब ये 6 की 6 क्या है अपने आप में यूनिक, अलग। एंड अगेन क्या इसमें से एक भी ऐसा वे है और जो मैंने नहीं लिखा और आपके दिमाग में आ रहा है? मैंने कहा रो वाइज ही होना है, इस तरह सर रमेश सुरेश यहाँ, महेश यहाँ पे। ठीक है, वैसे नहीं करना है, रो वाइज ही करना है एक स्ट्रेट लाइन में। तो इसके अलावा और कोई वे है? नहीं। मतलब टोटल भी यही है, और इसमें और कोई रिपीट भी नहीं हुआ है। तो अगर मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट आ रहे दोस्तों, महेश सुरेश रमेश, ये 3 इंसान हुए, अगर कोई 3 ऑब्जेक्ट मेरे पास होते और मुझे उनको अलग अलग वे में अरेंज करना है रो वाइज, तो मेरा आंसर पता है कितना आता? 6। कैसे? तो ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन। देखो अलग अलग 6 तरीके हैं जिसमें मैंने उनको अरेंज किया। अरेंजमेंट मतलब क्या? इधर से उधर, उधर से इधर, है ना। तो सर ये तो ठीक है, 3 थे इसलिए आपने बता दिया ऐसा करके। 4 होते तो? पता है 4 होते अगर मेरे पास, ये 3 के जगह अगर 4 दोस्त होते तो क्या मेरा 6 का 8 हो जाता? नहीं। 4 होते तो टोटल नंबर ऑफ वेज बनते हैं 24। 5 होते तो 120, 6 होते तो 720। क्या मैं 720 अलग अलग वे आपको निकाल के दिखाता है? आप एग्जाम में निकाल के दिखाओगे? नहीं। तो कोई टेंशन नहीं दोस्तों, ऐसे भी इस टॉपिक की ब्यूटी क्या है, ये टॉपिक कभी भी आपको ये नहीं पूछेगा कि व्हाट आर दी पॉसिबल वेज, कभी नहीं पूछेगा। यहाँ पर भी 3 ऑब्जेक्ट आपको दे दिए हैं, 3 लोग आपको दे दिए, महेश सुरेश रमेश, और आपको बोलते हैं कितने अलग अलग तरीकों से आप उसको अरेंज कर सकते हो रो वाइज। आपने बोल दिया 6। कितने पूछा था क्वेश्चन में, कौन कौन से नहीं पूछा है? कौन कौन से तो मैंने बता दिया, ये मेरा बड़प्पन है। आप भी क्या याद करो, ये मेरा बड़प्पन है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कभी नहीं पूछता व्हाट आर दी पॉसिबल वेज, कभी नहीं। क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी पॉसिबल वेज, कितने। यार अगर कितने बताना है ना, तो हमें इस तरह ट्रायल एरर से हर बार निकालने की जरूरत नहीं है, ना ही हम निकाल सकते हर बार। तो उसके लिए एक फॉर्मूला। सो गाइस आ जाओ, सबसे पहले अब आते हैं हम एक्चुअल उसके फॉर्मूला की दुनिया में। परम्यूटेशन इज रिप्रेजेंटेड एज एन पी आर सिंबल। एन पी आर क्या है? ये परम्यूटेशन का सिंबल है। ठीक है, मतलब P स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन। आप बोलोगे सर एन क्या? तो एन यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट,
जैसे कि इस एग्जाम्पल में टोटल ऑब्जेक्ट कितने थे, तीन ऑब्जेक्ट थे ना, मतलब 3 लोग आए थे। और आर मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। मतलब आप बोलोगे कि सर ये क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। तो 3 भले ही आए थे, लेकिन हर अरेंजमेंट में आपने कितने लोगों को कंसिडर किया, वो मतलब आर। 3 आपके पास आए थे तो एन हुआ 3, लेकिन हर अरेंजमेंट में आपने कितने लोगों को कंसिडर किया, देखो हर अरेंजमेंट में आपको 3 3 3 3 3 ही दिख रहे हैं, यानी आर भी 3। ऐसा भी तो हो सकता था कि मेरे पास 10 दोस्त आ जाते थे और वो बोल रहे कि हम में से किसी को 3 3 को ही लेकर फोटो खींचो, या फिर वो तो बोल रहे ग्रुप फोटो लो, लेकिन मेरा स्टूडियो इत्तू सा है, जगह ही नहीं। मैंने 7 लोगों को बोला भाई तुम बाहर ही रुको, 3 लोग अंदर, सोशल डिस्टेंसिंग के चलते सिर्फ 3 लोग अंदर आओ, जगह भी नहीं। तो 10 में से सिर्फ 3 ही को कंसिडर आए, कितने टोटल एन 10, बट एट ए टाइम हर अरेंजमेंट में मैं कितने लोगों को कंसिडर कर रहा हूँ, 3 3 3 3 3। तो आर होता है। तो आर और एन हमेशा सेम ही होगा, जरूरी नहीं, वो वेरी भी हो सकता है, वो वेरी भी हो सकता है, लेकिन इतना बात हमेशा याद रखो, एन मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो गाइज एन ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू आर रहे। ऐसी कोई सिचुएशन आप नहीं देखोगे कि जहां पे आर बड़ा हो गया एन से, कभी नहीं। एन मतलब होता है टोटल ऑब्जेक्ट, और आर मतलब उसी में से आप कितने कंसिडर कर रहे हो, उसी में से। अगर उसी में से कंसिडर कर रहे हो तो एक तो पूरे के पूरे करोगे यानी इक्वल टू, या उससे कम ही करोगे। इसलिए आर हमेशा क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू एन, या एन हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। तो गाइज ये होता है एन, ये होता है आर, और पी स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन। वही जब हम कॉम्बिनेशन देखेंगे तो उसका सिंबल ये बन जाएगा एनसीआर। बस फर्क क्या है, एन वही रहेगा टोटल, आर वही रहेगा अंडर कंसिडरेशन वाले ऑब्जेक्ट, सिर्फ कॉम्बिनेशन इसलिए सी आ गया बस। तो दोस्तों अब देखते हो उसका फॉर्मूला, फॉर्मूला भी समझो। एन पी आर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्या फॉर्मूला होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब सबसे पहले तो आपको बताता हूँ ये फैक्टोरियल होता क्या है, बराबर। फैक्टोरियल वैसे आपको पता ही होगा, बट फिर भी एक बार बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन क्लास है तो मेरा फर्ज है कि आपको हर चीज क्लियर करूँ, है ना। तो जिस भी स्टूडेंट का गजनी हो गया होगा, जो भूल गया होगा उम्र के हिसाब से, तो उस पर याद आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल मतलब क्या, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, मतलब अगेन ये एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है इंग्लिश वाला, ये एक मैथमेटिकल साइन है, सिंबल है। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल मतलब उसका डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन तब तक जब तक 1 नहीं, यानी 3 को डिसेंडिंग में मल्टीप्लाई आप करते रहो। डिसेंडिंग मतलब क्या, एक 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 कम करते रहो, कब तक, जब तक 1 नहीं आ जाता, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। सपोज 4 फैक्टोरियल लेना है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सपोज 5 फैक्टोरियल लेना है तो वही 5 का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन, कब तक, जब तक 1 नहीं आ जाता। तो बस 1 आ गया, रुक जाओ, जीरो मत कर देना, फिर जीरो सबको खा लेगा। मल्टीप्लीकेशन में जीरो आया तो आंसर जीरो ही आएगा। तो पता है 3 फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ, 6। 4 फैक्टोरियल मतलब 24। 5 फैक्टोरियल मतलब 120, इस तरह। तो गाइज अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 10 स्टूडेंट आते और एट ए टाइम मुझे बस 2 या 4 लोगों को कंसिडर करना होता, तो फिर मेरा यही फॉर्मूला कैसे आ जाएगा, 10 n की जगह p एज इट इज, r की जगह 4। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। बस इसी फॉर्मूला में मैंने n और r की वैल्यू रख दी। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल यानी 10 का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन, फैक्टोरियल मतलब अभी बताया ना, कब तक, जब तक 1 नहीं आ जाता, आ गया, अपॉन 10 माइनस 4। 10 माइनस 4 कितना होता है, 6। तो आपको 6, और 6 का भी क्या है, फैक्टोरियल। 10 माइनस 4 6 हुआ, और 6 का फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल मतलब वही 6 का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन जब तक 1 नहीं आ जाता। तो देखो 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1 कैंसिल, बचा क्या, 10 इंटू 9 90 एंड 8 इंटू 7 56। अगेन इनका मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करूँ तो 9 6 54 45 5040 इज आंसर, 5040। मतलब पता है ये आपको क्या बोलना चाहता है, उसके लॉजिक को समझो, उसके इंटरप्रिटेशन को समझो। ये बोलना चाहता है कि अगर आपके पास 10 ऑब्जेक्ट हो और एट द टाइम आप 4 4 कंसिडर करके अरेंजमेंट कर रहे हो, अलग अलग अरेंजमेंट, अलग अलग अरेंजमेंट, मतलब 4 को लिया उनमें पहले अरेंजमेंट करी, फिर और 4 लिया उनमें अरेंजमेंट करी, फिर और अलग 4 लिया उनमें अरेंजमेंट करी, इस तरह अलग अलग 4 4 के कॉम्बिनेशन भी बना रहे हो, समझ रहे हो, अलग अलग 4 4 के कॉम्बिनेशन भी बना रहे हो और उनकी अलग अरेंजमेंट कर रहे हो। तो गाइस वो बोल रहा है तो कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल होती, 5040। मतलब 10 ऑब्जेक्ट अगर आपके पास आ जाए, या मान लो ऐसे 10 दोस्त आ जाते हैं और वो बोलते हैं हमारा अलग अलग फोटोज लो,
रो वाइज, तो मैं बोलता एक टाइम पे मैं 4 ही ले सकता हूँ, मेरे स्टूडियो में जगह कम है, या फिर फोटो की क्लैरिटी अच्छी आनी है तो 4 ही एक टाइम पे आओ, तो मैं कंसिडर 4 को कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे कितने फोटोज निकाल कर दे सकता हूँ दोस्तों, मतलब उनके पास लाइफ टाइम मेमोरी रहती थी, 5040 फोटो मैं उनको देता। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर फिर क्या हमेशा इतना करना है कैलकुलेशन, 10 फैक्टोरियल 10 माइनस, अब यहाँ पे तो n 10 है, n अगर 52 होता तो, जैसे कार्ड्स के क्वेश्चन आते हैं 52 होता तो याद रखो, अब हम बात करेंगे कि अगर n 52 जैसे होता, सपोज n होता 52, r होता 3 या 2, तो ये क्या बन जाता था 52p2, यानी 52 का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन, सॉरी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 52 फैक्टोरियल अपॉन 52 माइनस 2 फैक्टोरियल। क्या इतना करेंगे हम 52 फैक्टोरियल, मतलब उसका डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन जब तक 1 नहीं आ जाता, नहीं पता है। ये फॉर्मूला याद रखो, कभी कभार कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा फॉर्मूला आपको काम आ जाएगा, आपकी एक्सरसाइज में आप देखोगे, लेकिन 90% इनफैक्ट मोर देन 90% केस में हम फॉर्मूला यूज भी नहीं करेंगे, खासकर वो क्वेश्चन जो वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है ना, उसमें फॉर्मूला का काम ही नहीं, उसमें बस एक शॉर्टकट ट्रिक यूज करनी। सर ट्रिक यूज कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, बुक की दी हुई ट्रिक है, ये हमने बनाई हुई ट्रिक नहीं है, ठीक है, और जो बुक में वो हर चीज हम यूज कर सकते हैं। तो मान लो अगर क्वेश्चन आपको बोल दे कि n52r2, तो इसको इतना फॉर्मूला से करने की जरूरत नहीं है, 52n है, p r2 है, तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक देखो क्या है, जो भी n है, जो भी है उसका डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन, लेकिन 1 तक नहीं, उसका डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन r टाइम्स। गाइस मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी n है उसका डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन r टाइम्स, यानी 52n है तो उसका डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन करो कब तक, जितना r है, यानी 2 बार, 52 इंटू 51, स्टॉप, बराबर। ये 52 फैक्टोरियल की तरह नहीं करना है, 52 का मल्टीप्लीकेशन जब तक 1 नहीं आ जाता, यहाँ n का मल्टीप्लीकेशन करना है कितनी बार, r बार, 52 इंटू 51, r कितना 2 है, स्टॉप, अपॉन r फैक्टोरियल, अपॉन ऑलवेज ये r फैक्टोरियल। पता है n बड़ा होता है जनरली, r बड़ा नहीं होता है उतना, ठीक है। तो 52 का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन r टाइम्स अपॉन r फैक्टोरियल, ये रहेगी उसकी शॉर्टकट ट्रिक, 52 का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन r टाइम्स अपॉन r फैक्टोरियल। आई रिपीट, 52 यानी n का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन r टाइम्स अपॉन r फैक्टोरियल, बस यहाँ पे n था 52, उसका डिसेंडिंग में 2 बार मल्टीप्लीकेशन ले लिया मैंने, क्योंकि r 2 था, अपॉन r फैक्टोरियल, सो देख लो। अच्छा ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये r फैक्टोरियल यहाँ पे नहीं है, ये मैंने आपको कॉम्बिनेशन की शॉर्टकट ट्रिक बता दी, ये गलती से मैंने आपको कॉम्बिनेशन की शॉर्टकट ट्रिक बता दी, परम्यूटेशन की इतनी है बस, मतलब लगे हाथ आपको कॉम्बिनेशन भी समझ गया कि उसमें भी शॉर्टकट ट्रिक आने वाली है, और उसमें बस क्या होगा, न्यूमरेटर तो सेम, डिनोमिनेटर में बस r फैक्टोरियल आ जाएगा, लेकिन परम्यूटेशन अगर है दोस्तों, तो परम्यूटेशन का शॉर्टकट ट्रिक क्या पता है, सिर्फ n का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन r टाइम्स, दैट्स इट, n का जो भी n है उसका डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन कितनी बार, r बार, तो यहाँ पे n कितना है 52, उसका 2 बार मल्टीप्लीकेशन कर दो, सो 52 इंटू 51, स्टॉप, ये जो भी आपका आंसर आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर, 2652, 2652, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। इतना आप करते हैं 52 फैक्टोरियल, फिर नीचे 52 माइनस 2 50 फैक्टोरियल आता, फिर बहुत सी चीजें कैंसिल होती, देखो यहाँ पे भी कितनी चीजें कैंसिल हुई है ना, कितनी चीजें कैंसिल हुई, और बाद में घूम फिर कर आपको आंसर छोटा ही मिलता था, तो वही आपको शॉर्टकट ट्रिक बताती है कि n का डिसेंडिंग में मल्टीप्लिकेशन आते हैं। चलो दूध का दूध पानी का पानी कर लेते हैं, मुझे बताओ जब n 10 था और r 4 था तो आपने शॉर्टकट ट्रिक से निकाला है, ठीक है, वही चीज हम यहाँ कर लेते हैं, सपोज n 10 है, r 4 है, और ये आपने फॉर्मूला से निकाला ना 5040, इसी को हम शॉर्टकट ट्रिक से निकालते हैं, चलो इसी को शॉर्टकट ट्रिक से निकाल लेते हैं, 10p4, मतलब 10 का डिसेंडिंग में जो भी n होता है, इस बार n को है 10, उसका डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन r टाइम्स, r है 4 बार, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, खत्म, अपॉन यहाँ पे नहीं आएगा, अपॉन कॉम्बिनेशन में आएगा, तो यहाँ r तक मल्टी, n का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन r टाइम्स, यानी 10 का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन 4 टाइम्स, देखो यहाँ पर वही तो बचा था आखिरी में, अगर आप ठीक से देखो तो यहाँ पे बस वही चीज बची थी दोस्तों, बाकी तो सब कैंसिल हो गए थे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 ही बचा था,
जहाँ पे आपने बोल दिया था 10 इंटू 9 इज 90, 8 इंटू 7 इज 56 और दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5040। ठीक है, तो बहुत आसान, ये है आपका शॉर्टकट ट्रिक। इनफैक्ट चलो बातें हैं यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपका n कितना था, जो मैंने एग्जांपल दिया था, आपने बाय ट्रायल एंड एरर मेथड 6 आंसर लाया कि 3 दोस्त थे, तीनों के अलग अलग इसमें फोटो लेना है, तो हम उसको फॉर्मूला में भी कर लेते हैं। r कितना है, n भी है 3 और इस बार आपने हर फोटो में कंसिडर भी 3 किया है, सो 3p3, n भी 3 p भी 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, n का यानी 3 का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन कितनी बार, 3 बार हो गया, 1 बार 2 बार 3 बार, 6 इज द आंसर। n का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन 3 बार, जितना आ रही उतनी बार। जैसे यहाँ पे 10 का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन 4 बार हमने ले लिया यहाँ पे, देन यहाँ पे देखो 52 का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन 2 बार हमने ले लिया। उसी तरह यहाँ पे n कौन है, 3 का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, 6 इज द आंसर। देखो ट्रायल एंड एरर मेथड से भी 6 ही लाया था हमने, 6 अलग अलग अरेंजमेंट मैंने कहा भी था, इससे ज्यादा भी पॉसिबल नहीं है और इसमें भी कोई रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये होता है। अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज करो 3p3, तो फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल मतलब 3 है यहाँ पे और n माइनस r, सो 3 माइनस 3। ठीक है, n भी 3 है, r भी 3 है, सो 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 और 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हुआ, 6 अपॉन 0 फैक्टोरियल। सर 0 0, सर ये तो नॉट डिफाइंड आ गया। सर क्या हो गया, ये नॉट डिफाइंड आ गया, डिनोमिनेटर में 0 आ गया। दोस्तों गलती कर रहे हो, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आया है, डिनोमिनेटर में 0 फैक्टोरियल आया है। और अगेन कुछ कुछ जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल या वैल्यूज, जैसे आपको पता ही होता है a रेस टू 0 मतलब एनीथिंग रेस टू 0 हमेशा 1 होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, बराबर। एनीथिंग रेस टू 0 हमेशा 1 होता है, या 1 रेस टू एनीथिंग हमेशा 1 होता है। 1 रेस टू कोई भी रियल नंबर ले लो, उसका आंसर 1 होता है। एनी रियल नंबर रेस टू 0 ले लो, इसका आंसर 1 होता है। उसी तरह 0 फैक्टोरियल का आंसर हमेशा 1 होता है। ये 0 फैक्टोरियल है, सिर्फ 0 नहीं है, तो 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1। तो देखो बराबर 6 आया, बाय मेथड जाओ, बाय फॉर्मूला जाओ आंसर, या बाय ट्रायल एंड एरर मेथड जाओ, 6 6 6। तो ये चीज याद रखना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब में याद रखना कि 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1। तो यहाँ तक दोस्तों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या, मैंने वो आपको बताया, फिर थंब रूल बताया पूरे प्रोबेबिलिटी फैमिली का, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन और एन एडिशन, फिर परम्यूटेशन का फॉर्मूला और शॉर्टकट ट्रिक और यूनिक। अब हम इसमें देखेंगे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट केसेस। परम्यूटेशन की दुनिया में दो बहुत फेमस वैरायटी है, एक होती है लेटर की केस और दूसरी होती है डिजिट की केस। मतलब लेटर को अरेंज करके वर्ड बनाओ, परम्यूटेशन इज ऑल अबाउट अरेंजमेंट ना, अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट के दो फेमस केसेस कौन सी, क्वेश्चंस, लेटर को अरेंज करके वर्ड बनाओ या डिजिट को अरेंज करके नंबर बनाओ। तो वो दोनों हम देखेंगे, पहले वीडियो पॉज करके अच्छे से रिवाइज कर लो सारे कंसेप्ट। तो चलो गाइस, आपने एक बार सब रिवाइज कर लिया होगा, अब आते हैं अलग अलग केसेस पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेटर्स। जब भी आपको अलग अलग लेटर्स देख के वर्ड बनाने बोला होगा तो क्या क्या केसेस आ सकती है और आप उसको कैसे टैकल करोगे, वो हम देखते हैं दोस्तों। सो गाइस लेटर में एक हम एग्जांपल लेते हैं, ओरली कितना ही बोलूंगा नहीं समझेगा, एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैं ये वर्ड के सारे लेटर लेता हूँ, मतलब वी हैव गिवन ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड में जितने भी लेटर है, सारे लेटर हमारे पास है एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सारे लेटर जो भी हमारे पास है कौन कौन से, ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, ये सारे लेटर हमारे पास है क्या बोलकर, ऑब्जेक्ट बोलकर। सो क्वेश्चन आपको बोल रहा है हाउ मेनी टोटल अरेंजमेंट कैन यू फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। हाउ मेनी टोटल वर्ड्स, अगेन टोटल वर्ड्स भी आपको जो कितने लेटर है यहाँ पे टोटल, पहले तो जितने ऑब्जेक्ट दिए वो आपके लिए क्या होता है एन। सो कितने ऑब्जेक्ट दिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑब्जेक्ट दिए। और आपको जो अलग अलग वर्ड बनाना है, मान लो वो भी 8 लेटर के ही बनाना है, तो टोटल ऑब्जेक्ट हमेशा एन होता है। और एक टाइम पे आप कितने वर्ड कितने लेटर कंसिडर कर रहे हो, एन यानी टोटल ऑब्जेक्ट, आर यानी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। तो एक टाइम पे अगर आप आर यानी 8 ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हो तो आर हो गया 8, 8 से ज्यादा तो ले नहीं सकते हो क्योंकि टोटल लेटर 8 ही है।
तो 8 लेटर में से सपोज आप वर्ड भी 8-8 लेटर के बना रहे हो तो आर हो गया 8। अगर आप 6-6 लेटर के वर्ड बना रहे हो तो आर हो गया 6, 4-4 लेटर के बना रहे हो तो आर हो गया 4, 3-3 लेटर के आर हो गया 3, इस तरह से। तो अभी मैं आपको फिलहाल के लिए ये कंडीशन आगे क्वेश्चन में आपकी जो बुक के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में तो हमें जैसे भी आएंगे हमें उसके हिसाब से एन और आर डिसाइड करना है। तो इस एग्जाम्पल में फिलहाल मैंने आपको दे दिया है एन है 8 यानी 8 लेटर है और आपको जो वर्ड्स बनाने हैं वो भी सारे 8 लेटर के ही बनाने यानी एट ए टाइम आपको कितने लेटर कंसिडर करना है 8 ही लेटर कंसिडर करना है। सो एन भी 8 है आर भी 8 है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि टोटल हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। टोटल हाउ मेनी वर्ड्स you can form by using letter of the word equation। इस इक्वेशन वर्ड के सारे लेटर को यूज करके आप कितने वर्ड्स बना सकते हो विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग। ऐसा नहीं कि मीनिंगफुल बनाना है, कोई इंग्लिश का लेक्चर नहीं चल रहा है कि मीनिंग वाले ही बनाना है, विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग। तो आप क्या बोलोगे सर हमारे पास एन है 8, टोटल एन हमें 8 दे दिया है, 8 लेटर है। आप बोल रहे हो 8 लेटर के ही वर्ड बनाना है यानी कंसिडर भी हमें 8 करना है, तो खत्म। और लेटर से वर्ड बनाना, मुझे बताओ उसने आपको लेटर दिया है और उससे वर्ड्स बनाना है। लेटर से वर्ड कैसे बनते हैं? बाय अरेंजिंग द लेटर्स, बाय अरेंजिंग द लेटर। GOD क्या होता है? गॉड, ठीक है। उन्हीं लेटर को अरेंज करो तो आपको अलग अलग वर्ड्स मिल जाते हैं। DOG भी उन्हीं लेटर से मिलता है, समझ रहे हो? कोई डाउट किसी को? ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे जो भी लेटर दिए हैं उन्हीं लेटर को यूज करते हुए टोटल लेटर दिए 8, कंसिडर भी हमें कितने करना है? 8 ही करना है। हर क्योंकि वर्ड में 8 लेटर ही आने चाहिए, 8 लेटर के ही वर्ड हमें बनाने हैं। तो आपको अगर लेटर से वर्ड बनाना है मतलब सिंपली क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ लेटर। जहाँ पे अरेंजमेंट आ गया उसको हम क्या बोलते हैं? परम्यूटेशन। जहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया उसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन। यानी परम्यूटेशन का क्वेश्चन है तो परम्यूटेशन का हमें सिंबल भी पता है, एन कितना है ये भी हमें पता है, आर कितना है ये भी हमें पता है। तो NP8, NP8 मतलब ही क्या होता है? 8 का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन 8 टाइम्स, 8 का यानी n कौन इस बार 8, तो n का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन r टाइम्स, ये शॉर्टकट मेथड थी। तो यहाँ पे n भी 8 है r भी 8 है, तो 8 का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन 8 टाइम्स हो गया 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टॉप। तो यह है आपका 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 40,320। दोस्तों 40,320 अलग अलग वर्ड्स आप बना सकते हो। 40,320 बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। 40,320 भी कौन से वर्ड है? सारे 8 डिजिट के वर्ड है, क्योंकि हमने आर भी कितना लिया है? 8 लिया। सपोज हम बोलते थे कि हाउ मेनी 6 लेटर वर्ड यू कैन फॉर्म बाय यूजिंग लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन, यानी इक्वेशन के ही लेटर को यूज करते हुए अगर 6 लेटर के ही वर्ड बनाने होते तो एन तो 8 ही रहता था, लेकिन आपको हर वर्ड में 6 ही लेटर चाहिए, तो आप कंसिडर कितना करते थे? 6। तो ये बन जाता था 8P6, मतलब 8 का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन 6 टाइम्स, 6 टाइम्स 3 तक, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। बट यहाँ पे अभी फिलहाल मैंने बोला आपको कंसिडर भी 8 ही करो, तो इसलिए आंसर है। इनफैक्ट पता है जब भी एन और आर इक्वल होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट देखा है ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट देखा था कि 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1। उसमें एक स्टैंडर्ड रिजल्ट और ले लो कि हर परम्यूटेशन जिसमें एन और आर इक्वल है उसका आंसर क्या होता है? एन फैक्टोरियल। आई रिपीट, हर वो परम्यूटेशन जिसमें एन और आर इक्वल है उसमें आंसर आ जाता है एन फैक्टोरियल। मतलब जो एन है वही आर है, तो आंसर भी एन फैक्टोरियल होगा। देखो यहाँ पर भी देख लो, इसको भी हम करते हैं। यहाँ पे मुझे बताओ एन और आर इक्वल था, एन और आर इक्वल था, तो बताए इसका आंसर यानी एन पी एन यानी 3P3 का आंसर क्या आना चाहिए था? 3 फैक्टोरियल। एन और आर इक्वल है जो कि 3 है, तो 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 3 का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन टिल 1, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 6। देखो वैसे भी 6 आया, ऐसे भी 6, ऐसे भी 6, हर एंगल में 6। इनफैक्ट यहाँ पर भी देख लो 8 और 8 इक्वल था, एन और आर इक्वल था, तो इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए था? 8P8 यानी कि 8 फैक्टोरियल। और 8 फैक्टोरियल भी तो यही होता है ना यार, 8 का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन तब तक करो जब तक 1 नहीं आ जाता।
और देखो यहाँ पर भी वही किया हमने, तो आंसर यही है। तो परम्यूटेशन में याद रखो, कॉम्बिनेशन में भी एन और आर इक्वल आया तो क्या होता है वो हम तब देखेंगे, लेकिन परम्यूटेशन में एन और आर इक्वल आ जाए तो उसका आंसर होता है एन फैक्टोरियल। ठीक है, चलो इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाएंगे। अब यही एग्जाम्पल चलेगा, अब आपके दिमाग में बस ये लेटर रखो, आपको इक्वेशन वर्ड के लेटर दे दिए ई क्यू यू ए टी आई ओ एन। इन वर्ड को यूज करते हुए कितने अलग अलग, इन लेटर को यूज करते हुए कितने अलग अलग वर्ड आप बना सकते हो, और जो वर्ड्स बनाने हैं वो भी कितने लेटर के हैं, 8 लेटर के ही है। मतलब एन आपका 8 है और आर भी 8 ही रहेगा, और उस हिसाब से आपका टोटल आ गया 40,320। नाउ अब अगर इसमें मैं ऐसी कंडीशन डालता, हाउ मेनी 8 लेटर वर्ड यू कैन फॉर्म इफ, मतलब वही कंडीशन है, मेन क्वेश्चन वही है, हाउ मेनी 8 लेटर वर्ड यू कैन फॉर्म। लेटर से वर्ड बनाना है, मतलब अरेंज करना है, अरेंजमेंट यानी परम्यूटेशन, तो परम्यूटेशन यूज करना है। बट इसमें हल्की सी कंडीशन ये डाल देता हूँ, हाउ मेनी 8 लेटर वर्ड यू कैन फॉर्म इफ एवरी लेटर, ये कंडीशन ऊपर नहीं थी, ऊपर टोटल पूछा था, इस बार देखो कंडीशन डाल दी, इफ एवरी लेटर शुड स्टार्ट विथ ई। इफ एवरी लेटर शुड स्टार्ट विथ ई, अगर हर लेटर ई से स्टार्ट होगा तो बताओ कितने वर्ड आप बना सकते हो। अरे भाई अगर हर लेटर ई से स्टार्ट होगा तो मुझे बताओ ई को मैं, जैसे आपके पास 8 लेटर हैं तो 8 जगह है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, और वो बोल रहा है कि हर लेटर ई से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब बाय हुक और बाय क्रूक मैं 50 अरेंजमेंट इधर उधर करूँ, लेकिन फर्स्ट लेटर को मैं कभी भी बदल सकता हूँ नहीं। टोटल वर्ड मुझे बनाना ही है, लेकिन फर्स्ट को मैं कभी भी कंसीडर मतलब बदल सकता हूँ नहीं, क्योंकि उसने क्लियर मुझे कंडीशन दे दी है कि एवरी वर्ड लेटर शुड, एवरी वर्ड सॉरी यहाँ पे लेटर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे वर्ड आना चाहिए। एवरी वर्ड, हर वर्ड जो है वो ई से स्टार्ट होगा। तो यार जैसे मेरे पास 3 दोस्त हैं, मैंने पहले बोला रमेश तू मतलब इधर आ जाओ, सुरेश, महेश आप इधर आ जाओ, रमेश आप इधर आ जाओ, ठीक है, तो मैं हर एक को अरेंज कर रहा था ना। बट इस बार मैं चाह के भी ई को ये जगह से उठा नहीं सकता। ये बाकी जो सीट है, ये बाकी जनता जिसको जो जगह मिली ले लो, बट ये जो सीट है ई की, ये क्या है, रिजर्व्ड है। ई ने उसके लिए पहले से पैसे पे कर दिए, तो ये जगह तो ई की हुई ना। तो गाइज ई को मैं कहीं पर भी हिला सकता हूँ, और जिस भी, अब ये बात याद रखना, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से वहां नहीं कर सकते, परम्यूटेशन इज ऑल अबाउट अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट मतलब क्या, यहाँ से वहां करना, वहां से यहाँ करना, इधर उधर करते रहो और देखो कितने अरेंजमेंट बन रही है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से वहां, वहां से यहाँ नहीं कर सकते दोस्तों, उसको आप कभी भी ना एन में काउंट करोगे ना आर में काउंट करोगे। और इस केस में वो ऑब्जेक्ट कितने हैं, एक है। कौन है, हमें उससे मतलब नहीं, वो ई है, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं, यहाँ पे हमें मतलब है काउंटिंग से। ऐसे कितने ऑब्जेक्ट है जिनको हम यहाँ से वहां से यहाँ कर सकते हैं, ऐसे ही 7 ऑब्जेक्ट। तो इन सातों को हम कंसिडर करेंगे एन में भी और आर में। वो ऑब्जेक्ट जिसको हम अरेंज ही नहीं कर सकते, जिसको हम इधर उधर ही नहीं कर सकते, उसको हम क्यों कंसिडर करें। बचपन में आपने खो खो गेम खेला होगा, खो खो नहीं खेला होगा तो गूगल कर लेना उसके रूल। पता है खो खो में कितने प्लेयर होते हैं, आप सबने मन ही मन बोला होगा 9, ठीक है, बिल्कुल सही, क्योंकि हम 9 ही प्लेयर होते जो ऐसे इस तरह से इधर मुंह करके इधर मुंह करके इस तरह से बैठे होते हैं, बराबर। तो हम खो किसको कर सकते हैं, जैसे ये उठा, इसने इसको खो किया, फिर ये उठ के यहाँ चला गया, इसको खो किया, फिर ये उठ के यहाँ आ गया, इसको खो किया, ठीक है, ये क्या हो रहा है, अरेंज हो रहा है आपस में। बट पता है यहाँ पे ये 9 प्लेयर के अलावा 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं, जो कि आपकी तरह जान वाले नहीं होते, बेजान होते हैं, ये 2 पिलर। जिसने खो खो खेला होगा ना वो बिल्कुल इस एग्जाम्पल को रिलेट कर सकता है। ये 2 पिलर, पता है खो खो हमेशा 2 पिलर के बीच में खेला जाता है, यानी 2 पिलर के बीच में 9 प्लेयर ऐसे उल्टा सीधा मुंह करके बैठे होते हैं, और फिर आउट कर रहे होते हैं अपोनेंट टीम के प्लेयर्स को। मुझे बताओ अगर ये पिलर ही नहीं होता तो ये कहाँ से टर्न लेना है, हमें वही नहीं समझता। ये कहाँ से टर्न लेना है, हमें वही नहीं समझता। बंदा तो भगते रहता था, दूर ग्राउंड में भगते रहता था, तो कहाँ से टर्न लेना है हमें समझते हैं। तो इसलिए वो पिलर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन अगर हम पूछे कितने प्लेयर लगते हैं हमें, तो हम हमेशा क्या बोलेंगे, कई बारी अब स्कूल में तो यार जो ऐसी सरकारी स्कूल होती है ना, वहाँ तो पिलर वाले भी नहीं होते। यहाँ ऐसा
खो खो का ग्राउंड होता ही नहीं है। खो खो ग्राउंड होना मतलब क्या, बराबर एक प्रॉपर डिस्टेंस पे 2 पिलर होना, लेकिन वो नहीं होते। तो पता है हम बचपन में जब स्कूल में आते थे, हम अपने दोस्त को जो इंटरेस्टेड नहीं है खेलने में उसको खड़ा करते थे कि भाई तू पिलर, उसके अराउंड हमें टर्न लेना होता था। हालांकि अब उसमें तो जान भी है, फिर भी अगर मैं बोलूँ कितने प्लेयर थे हम खेलने वाले, तो 9 ही थे। क्योंकि जिसको आप खो कर सकते हो ना, बस उसी की अहमियत है। जिसको आप यहाँ से वहां, इसको खो करके उठा दिया वहां चला गया, उसने खो करके उठा दिया वहां चला गया, वही प्लेयर में काउंट होता है। ये 2 पिलर, भले ही पिलर ना होते, अपने बच्चे भी खड़े रखे फिर भी काउंट नहीं होते, क्योंकि ये हिल ही नहीं रहे ना, ये यहीं के यहीं खड़े, इनको कोई खो ही नहीं कर सकता। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, उनके बिना टर्निंग समझेगी नहीं। उसी तरह ये ई प्लेस इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग की जो आपकी प्लेस है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको आप इधर उधर अगर नहीं कर सकते हो, तो ये रूल आपको इतना ही बोल रहा है कि आगे से कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर इधर उधर हिला ही नहीं सकते हो, तो उसको ना ही एन में काउंट करो ना ही आर में। तो आपके लिए एन भी कितना, आर भी कितना, 7 7। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 P 7, एन पी आर, 7 P 7। और अभी मैंने कहा था कि जब भी एन और आर इक्वल होता है तो इसका सीधा आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो, एन फैक्टोरियल। तो यहाँ 7 फैक्टोरियल, 7 का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन कितनी बार, कितनी बार क्या, 7 बार। तो यही हुआ, या 7 का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन जब तक 1 नहीं आ जाता, तो इनका मल्टीप्लीकेशन हुआ 504। क्लियर है। सो इसने जो कंडीशन दे दी थी, एवरी वर्ड शुड स्टार्ट विथ ई एंड्स विथ एन। अगर वो ऐसा बोलता था एवरी वर्ड, तो आपको सबको आ जाएगा ये शुड, कर लो मन ही मन, स्टार्ट विथ ई एंड, लास्ट टाइम सिर्फ स्टार्ट का बोला था, इफ स्टार्ट विथ ई एंड एंड्स विथ एन। मतलब इस बार शुरुआत आपको एन ई से ही करना है, बीच में आप चाहे जो मर्जी लेटर रखो, और एंड आपको एन से ही है, बराबर। इन इक्वेशन वर्ड ना, तो ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, इनमें से दोस्तों इस ई ने पहले बोल दिया मैंने ये सीट रिजर्व कर ली, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हलूंगा। एन ने बोल दिया कि मैंने ये सीट रिजर्व कर ली। तो अभी ई और एन को आप कभी भी हिला सकते हो नहीं, बचे हुए इन 6 लेटरों को आप इधर उधर कर सकते हो। तो इसलिए अगेन वही बात, जिनको आप बिल्कुल यहाँ वहां नहीं कर सकते उनको काउंट मत करो। तो एन इस बार कितना हो गया 6, आर आपका कितना हो गया 6, तो फाइनल आंसर बना 6P 6, यानी कि 6 फैक्टोरियल। 6 का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन कितनी बार, 6 बार, यानी 3 बार। तो 720 इज द आंसर, 720 इज द आंसर। फटाफट वीडियो पॉज करो, यहाँ तक जितना हुआ देख लो, और भी हम केसेस देखेंगे इसी इक्वेशन वर्ड की, और भी केसेस देखेंगे। पहले वीडियो पॉज करके यहाँ तक सब रिवाइज कर लो, फिर फोर्थ केस जो देखने वाले हैं वो तो जान है बिल्कुल, मतलब अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट केस रहेगी। पहले वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। तो चलो गाइस देखो, अभी तक हमने देख लिया कि टोटल है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स को अगर आपको अरेंज करना है और टू फॉर्म डिफरेंट वर्ड्स, तो आपने टोटल देख लिया, फिर आपने स्टार्ट विथ पर्टिकुलर लेटर एंड्स विथ पर्टिकुलर लेटर। तो इन दैट केस आपकी क्या सोच होनी चाहिए वो आपने देख ली। अब आगे और कुछ चीजें देखेंगे, उसमें आपकी क्या सोच होनी चाहिए वो समझो। सपोज क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि फोर्थ केस ना, टोटल हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन से, वही सब माहौल चल रहा है। बट उसमें कंडीशन बोल दी, इफ ऑल वोवेल्स आर टुगेदर, इफ ऑल वोवेल्स आर टुगेदर मतलब वो बोल रहा है कि जितने भी सारे वोवेल्स है, अल्फाबेट्स में नहीं, इसमें इस इक्वेशन वर्ड में, वो सारे टुगेदर चाहिए। गाइस इसमें वोवेल्स कौन कौन है, ई यू ए आई ओ। अरे मतलब मुझे बताओ, वोवेल्स यानी ए ई आई ओ यू होता है, और लकीली देखो कोइंसिडेंटली इस वाले वर्ड में, इक्वेशन वर्ड में सारे वोवेल्स है जो अल्फाबेट्स में होते हैं। 5 ही वोवेल्स होते रहे, पांचों की पांचों इसमें। उसके अलावा क्या बच गया, क्यू टी एन, सो क्यू टी एन। और वो आपको बोल रहा है हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन फॉर्म इफ ऑल वोवेल्स आर टुगेदर। अगर सारे वोवेल आपको टुगेदर रखने, साथ में रखने दोस्तों, तो इसकी एक केस होती है एक्सटर्नल अरेंजमेंट इनटू इंटरनल अरेंजमेंट। मतलब पता है आपको क्या करना है, पहले तो वो समझो, इस पे हम बाद में आएंगे, पहले तो वो समझो करना क्या होता है। जब भी क्वेश्चन टुगेदर वाली केस देगा तो आपको क्या करना है, सारे जिन भी ऑब्जेक्ट को टुगेदर रखना है, मान लो, इमेजिन कर लो कि उनको आपने एक बॉक्स में बंद कर दिया है, एक बॉक्स में बंद कर दिया है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं बाहर से, यहाँ क्या लिखा है अपने एक्सटर्नल अरेंजमेंट, यानी बाहर से, अगर मैं बाहर से देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है, ये मुझे 5 ऑब्जेक्ट थोड़ी दिख रहा है।
AEIOU नहीं, मुझे 5 ऑब्जेक्ट मिलाकर बस एक बॉक्स दिख रहा है, क्योंकि मैंने तो उनको एक बॉक्स में बंद कर दिया ना। तो ये मुझे 5 जिस्म एक जान दिख रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट कितना दिख रहा है मुझे, एक, फिर ये 2, फिर ये 3, ये 4, मतलब बाहर से मुझे कितने ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ऑल वोवेल्स टुगेदर का मतलब क्या हो दोस्तों, कोई क्यू उठकर इनके बीच में जा नहीं सकता एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ ए उठ के इन दोनों के बीच में आ जाए। आना है तो पूरे के पूरे पांचों आएंगे, चाहे जितने वर्ड्स बना लो, कहीं से भी स्टार्ट करो कहीं से भी एंड करो, बस ये आपको बोल रहे हैं कि सारे वोवेल साथ में चाहिए बस। तो बस सारे वोवेल्स अगर आपको साथ में चाहिए तो इसका एक ही बेसिक लॉजिकल फॉर्मूला होता है, एक्सटर्नल अरेंजमेंट इनटू इंटरनल। बट वो करने से पहले आपको क्या करना होता है, जितने भी सारे ऑब्जेक्ट जिनको टुगेदर रखना है उनको एक बॉक्स में बंद कर दो। फिर अब बाहर से देखो कितने ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, मतलब अब जहां भी लेकर जाना है आपको ये पूरा बॉक्स लेकर जाना है। ठीक है, सो ये एक, मतलब ये पूरा बॉक्स हिलाना। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जिनको आप अरेंज कर रहे हो इधर से उधर, बस उन्हीं को कंसिडर करो। तो ये पूरा बॉक्स 1 2 3 4, सो 4 फैक्टोरियल यानी 4p4, चारों की आपस में अरेंजमेंट इनटू इंटरनल। इंटरनल यानी बॉक्स के अंदर घुसो, एक्सटर्नल यानी बाहर से देखो तो बाहर से 4 ऑब्जेक्ट दिखे, इंटरनल यानी बॉक्स के अंदर घुसो। मुझे बताओ इन पांचों ओवेल को टुगेदर रहना है, लेकिन क्या इसी ऑर्डर में रहना है? नहीं, आप इधर उधर कर सकते हो ना, कभी ई बीच में आ गया, ए विंडो सीट पे चला गया, यू कॉर्नर पे आ गया, आपस में तो अरेंज हो सकते हैं, टुगेदर रहना है लेकिन आपस में तो अरेंज हो सकते हैं। तो इसलिए इन पांचों की अरेंजमेंट 5p5 खत्म। ये हो गया 4 फैक्टोरियल, ये हो गया 5 फैक्टोरियल, ये हो गया 24, ये हो गया 120। तो ये बार 2880 इज द आंसर। मतलब ऐसे इक्वेशन वर्ड के लेटर को यूज करते हुए आप ऐसे कितने वर्ड बना सकते हो दोस्तों, 2880, जिसमें सारे वोवेल्स टुगेदर है। ठीक है, सारे वोवेल्स टुगेदर है। मान लो अगर ऐसा होता, इफ ऑल कॉन्सोनेंट शुड बी टुगेदर, ऑल कॉन्सोनेंट्स शुड बी टुगेदर, सेम थॉट प्रोसेस। इस वर्ड में कॉन्सोनेंट कौन है, क्यू टी एन, तो इनको साथ में रख लो, क्यू टी एन, 3 जिस्म एक जान। उसके अलावा ए ई आई ओ यू, जिनको साथ में रखना है वो एक बॉक्स में बंद कर दिया। तो बाहर से कितने ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, बाहर से आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, 6p6 इंटू इंटरनल। ये तीनों आपस में तो अरेंज हो सकते हैं ना, कभी टू टी के जगह क्यू बीच में आ गया, इन बीच में आ गया, तो 3p3, 6p6 यानी 6 फैक्टोरियल, 3p3 यानी 3 फैक्टोरियल, ये हुआ 720 इंटू 6, तो ये हुआ 4320, 4320। ऑल वोवेल शुड बी टुगेदर। नाउ अगर ऐसा होता तो ऑल, सॉरी ये था ऑल कॉन्सोनेंट ना, नाउ ऑल वोवेल्स शुड नॉट बी टुगेदर। ऐसा होता तो ऑल वोवेल्स शुड नॉट बी टुगेदर। इसके पहले आपने देखा ऑल वोवेल शुड बी टुगेदर, तो इक्वेशन वर्ड में कितने वोवेल है, 5, यानी पांचों के पांचों साथ में। इस बार वो बोल रहा है ऑल वोवेल्स शुड नॉट बी टुगेदर, यानी पांचों वोवेल साथ में नहीं चाहिए। 2 साथ में तो चलेगा, 3 साथ में तो चलेगा, 4 साथ में तो चलेगा, नहीं साथ में है तो भी चलेगा, यानी 0, लेकिन पांचों के पांचों साथ में नहीं चाहिए, ऐसा वो आपको बोलना चाहता है। ऑल शुड नॉट बी टुगेदर, ऑल। पता है जैसे आपने ऑल वोवेल शुड बी टुगेदर का एक जनरल फॉर्मूला बनाया, यानी टुगेदर वाला, एक्सटर्नल इनटू इंटरनल, तो जब ऑल ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी टुगेदर, फिर वो ऑल वोवेल्स हो, कॉन्सोनेंट हो, कुछ भी, ऑल ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी टुगेदर वो जब भी बोलेगा ना, तो उसका भी एक लॉजिकल फॉर्मूला है दोस्तों, ऑल ऑब्जेक्ट्स शुड नॉट बी टुगेदर। इसको तो पहले मैंने लॉजिकली आपको समझाया कि इसका मीनिंग क्या होता है, सारे टुगेदर नहीं चाहिए, 2 साथ में, 3, जैसे इस बार वोवेल्स कितने, 5 है, तो 2 साथ में, 3 साथ में, 4 साथ में, या नहीं साथ में तो भी चलेगा, लेकिन पांचों साथ में नहीं चाहिए। तो बस आप क्या करोगे, टोटल में से ऑल शुड नॉट बी टुगेदर आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो आप क्या करते हो, टोटल में से वो पॉसिबिलिटी हटाते हो जिसमें वो सारे टुगेदर थे। टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो आपने सबसे पहले इसमें बनाया था, कितना आया था आंसर, सबसे पहला वाला देखो इसी एग्जांपल का, 8 फैक्टोरियल यानी 40,320, उसमें से वो हटा दो जो उसको नहीं चाहिए, वो हटा दो जिसमें सारे वोवेल्स टुगेदर थे। ठीक है, मतलब ऑल ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी टुगेदर यानी ऑल वोवेल शुड नॉट बी टुगेदर में आप क्या करोगे, टोटल वर्ड्स में से वो वर्ड हटा दोगे जिसमें ऑल वोवेल्स टुगेदर थे। ऑल वोवेल्स टुगेदर वाला अभी आपने निकाला था, कितना था, 2880। तो 40,320 में से 2880 माइनस कर दो गाइस, यू विल गेट वो आंसर जिसमें ऑल वोवेल्स आर नॉट टुगेदर। क्योंकि टोटल वर्ड्स आप कितने बना सकते हो, आपने निकाला है 40,320 बराबर, उसमें से 2,880 क्या है, 2,880 वो पॉसिबिलिटी है जिसमें सारे वोवेल्स टुगेदर है, सारे के सारे टुगेदर।
तो बस 40 320 में से वो हटा दो जिसमें सारे टुगेदर है, बदले में आपको क्या मिलेगा, वो सारे वर्ड्स जिसमें सारे टुगेदर नहीं, ऑल वोवेल्स टुगेदर नहीं। हो सकता है उसमें 2 हो, 3 हो, 4 हो या ना हो टुगेदर, लेकिन पांचों के पांचों टुगेदर नहीं है क्योंकि वो पॉसिबिलिटी आप ऑलरेडी हटा चुके हो। तो देख लो 37,440, कितना आया 37,440। अगर ऐसा होता तो ऑल कॉन्सोनेंट्स शुड नॉट बी टुगेदर, सेम हुई। टोटल में से, टोटल तो हुई 40,320, उसमें से आप वो हटा देते थे जिसमें ऑल कॉन्सोनेंट टुगेदर है, जो आप अभी निकाल चुके हो। ठीक है, तो टोटल यानी 40,320, उसमें से सारे कॉन्सोनेंट टुगेदर वाली केसेस कितनी थी, 4320। तो ये कितना हो जाएगा 36,000, 36,000। ठीक है। एंड गाइस इसकी एक लास्ट केस देखते हैं। ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हो आप, इफ E and N should be at extreme end, should be at extreme end। ऐसे कितनी केसेस बना सकते हो, अगर इसके बारे में कुछ आता है तो बस क्या करना है आपको, मुझे बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है आपके पास टोटल, उसमें उसने क्या, अब आप इसको कंफ्यूज मत हो जाना, सर ये तो हम देख चुके हैं, एवरी वर्ड शुड स्टार्ट विथ ई एंड्स विथ एन। गाइस वो जो केस आपने देखी थी ना, एवरी वर्ड शुड स्टार्ट विथ ई एंड्स विथ एन, उसमें उसने क्लियर बोला था स्टार्टिंग में ई ही चाहिए, एंड में एन ही चाहिए। लेकिन इस बार लैंग्वेज को समझो, वो इस बार कहीं पर भी बोल नहीं रहा है कि ई से ही स्टार्ट हो, एन से ही एंड हो, वो बोल रहा है ई एंड एन शुड बी एट एक्सट्रीम एंड। मुझे बताओ, अगर ये वर्ड है आपका तो इसका एक्सट्रीम एंड कौन हुआ, ये और ये, तो ये दो इसके एक्सट्रीम एंड हुए। तो वो बोल रहा है ई और एन यहीं पे चाहिए, मतलब आप अगर ई को यहाँ रख रहे हो तो एन को यहाँ छोड़ दो, और एन को यहाँ रख रहे हो तो ई को यहाँ छोड़ दो। इसका मतलब दोस्तों, इन दो पोजीशन में हमेशा हम किन की अरेंजमेंट करेंगे, ई और एन। मैंने कहा था ई को कंसिडर मत करना, एन को कंसिडर मत करना, कब, जब एवरी वर्ड शुड स्टार्ट विथ ई एंड्स विथ एन, ऐसा होगा। मतलब ई को आप स्टार्टिंग से कहीं हिला ही नहीं सकते, एन को एंड से कहीं हिला ही नहीं सकते, तो जब आप इनको अरेंज कर नहीं सकते हो, हिला नहीं सकते, तो उसको कंसिडर ही मत करो। लेकिन यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे हम हिला सकते हैं ना, ई यहाँ तो एन वहां, एन यहाँ तो ई वहां। इसका मतलब घूम फिर कर इन दो पोजीशन के लिए कौन झगड़े कर रहा है, ये दो ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों की अलग से अरेंजमेंट कर लो, 2p2 एंड, और अभी मैंने कहा था जब भी एंड की डिमांड होगी, एंड यानी मल्टीप्लीकेशन और यानी एडिशन, ये प्रोबेबिलिटी तक याद रखना। ठीक है, तो इन दो के लिए अब दो का सेटलमेंट तो हो गया, ई का और एन का सेटलमेंट हो गया, इन दो पोजीशन के लिए इन दोनों ने अपना अरेंजमेंट कर लिया, ई यहाँ तो एन वहां, एन यहाँ तो ई वहां। तो इस बार आप इनको हिला सकते हो, इधर उधर अरेंज कर सकते हो, इसलिए कंसिडर करो, लेकिन दोनों को अलग कंसिडर करो क्योंकि उनके बारे में अलग केस है। और जो बचे हुए 6 ऑब्जेक्ट है, इस 6 ऑब्जेक्ट में कौन कौन आएगा, क्यू, यू, ए, टी, आई, ओ। ठीक है, ई और एन का मैटर क्लोज हुआ। अब बचे हुए 6 ऑब्जेक्ट है, बचे हुए 6 पोजीशन ये रही, तो 6 पोजीशन के लिए 6 को लपेट लो, मतलब बचे हुए 6 पोजीशन के लिए कौन झगड़े करेंगे, ये 6 लेटर। तो 2p2 यानी 2 फैक्टोरियल, 6p6 यानी 6 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल इज 2, 6 फैक्टोरियल इज 720, ये हो गया 1440। क्या हुआ, 1440। तो वो केस और ये केस में जमीन आसमान का फर्क है, उसमें ई और एन को आप स्टार्टिंग में ई और एन में एन को हिला ही नहीं सक रहे थे। जो हमने थर्ड नंबर की केस देखी थी, एवरी वर्ड शुड स्टार्ट विथ ई, स्टार्टिंग ई से ही, एंड्स विथ एन से ही। लेकिन इस बार ऐसा नहीं बोला, एक्सट्रीम एंड यानी स्टार्ट और एंड पे ई और एन चाहिए, ऐसा नहीं बोला कि ई ही स्टार्ट में चाहिए, एन ही एंड। तो इन दोनों को तो आपस में अरेंज कर सकते हो। तो जिनके बारे में जो दो पोजीशन है उनका आपस में अरेंजमेंट, बचे हुए 6 ऑब्जेक्ट का आपस में अरेंजमेंट, ये हो गया उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट लेटर का केस, दिस इज ऑल अबाउट लेटर का केस इन परम्यूटेशन। मैंने कहा दो ही केस फेमस है, लेटर और नंबर। लेटर समझ गए और नंबर समझ जाओ, परम्यूटेशन खत्म, उसके बाद बस प्रैक्टिस बचती है। उसी तरह कॉम्बिनेशन में भी ऐसी कुछ केसेस बता दूंगा। ठीक है, और ये बेसिक परम्यूटेशन का, कॉम्बिनेशन का बेसिक आपको सिर्फ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर के लिए नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी तक काम है। यही बेसिक आपको प्रोबेबिलिटी में भी समझ में आता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, सॉरी नंबर का केस हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
फिर परम्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो तब तक के लिए अच्छी से रिवाइज करो। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।